व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इमरान खान साहब के जो वेल विशर्स भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कह रहे हैं कि उनको दोबारा इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि जो उनके वेल विशर हैं वो ये समझते हैं कि एक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल सकती। यहाँ पे प्रॉब्लम है कॉम्प्रोमाइज़ का दो जगहों पे। एक तो तहरीक इंसाफ की पार्टी का अपना गंद है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में बताया। उनके 16 लोग बिक गए थे, जिसके बाद अब ना सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो पहुँच गए सेनेट के अंदर, बल्कि ताने भी सुनने पड़ते हैं हुकूमत को कि जी हमने आपको डिफीट करके, प्राइम मिनिस्टर को डिफीट करके, उनके वज़ीर ख़ज़ाना को डिफीट करके जो है वो जरदारी साहब सब पे भारी हुए। तो 16 बंदे जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे बिक गए और अगले दिन उनसे ही वोट लिया एतमाद का, और उसकी बेस पे ये हुकूमत कायम है, तो बिके हुए ज़मीर फरोश लोगों से चलने वाली गवर्नमेंट, से एतमाद लेने वाली गवर्नमेंट जो है, उसका इखलाकी जवाज़ ही नहीं रहता। इसमें इमरान खान साहब का कसूर इतना नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं आप फ्रेश इलेक्शन लेके लोगों से फ्रेश मैंडेट ले लें ताकि आपकी पार्टी में से गंद साफ हो। उसी की कड़ी आज जहांगीर तरीन साहब ने बैंकिंग कोर्ट के बाहर जो उनकी पेशी थी, उसमें उन्होंने नीम मुबैना नीम अलम बगावत किया और उनके साथ MPs और MNAs भी खड़े हुए थे। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं, किसको नहीं पता कि वो शुगर के कारोबार करते थे, इमरान खान साहब को मिलने से पहले भी वो करते थे। और इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि वो इतने बाइलम थे शुगर माफिया के मुतालिक। वो कह रहे थे कि 1960 से, अयूब खान के दौर से शुगर माफिया है। तो जब आपको पता था कि शुगर माफिया है और आपको पता था कि आपके जो दोस्त हैं वो भी शुगर के कारोबार से हैं और वो पार्टी को फंडिंग भी दे रहे हैं, और हम जब कहा करते थे कि ये पैसा शायद आवाम का ना हो, ये पैसा आवाम की जेबों से निकाला हुआ ना हो, उस वक्त तो कुछ नहीं था। उस वक्त तो पार्टी फंडिंग भी जारी थी, उस वक्त तो इलेक्शन भी उन्हीं पैसों के साथ हुए, उस वक्त जलसे भी उन्हीं पैसों के साथ हुए। तरीन साहब ने भी एक प्रोग्राम में बताया कि उनकी सपोर्ट क्या थी। तो तरीन साहब ज़्यादा तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर का भी कसूर बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको देखना चाहिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके अंदर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को झूठा भी करार दिया। उनको कहा कि उस काबिल ही नहीं है कि दोबारा वो बन, लायक नहीं है कि वो बन सकें दोबारा पार्लियामेंटेरियन, ताहयात उनकी नाअहली भी की हुई है। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर को ज़राअत की टास्क फोर्स का जो है वो हेड बना दिया। ये सब चीज़ें एक इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर सवालिया निशान है कि आपको पता नहीं चल रहा था कि आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाई, और उससे अच्छी बात यह है कि FIA को वो कह रहे, प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं कर रहे, उनके दोस्त हो या दोस्त ना हो, सबके ऊपर FIRs भी कट रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, तहकीकात भी हो रही हैं, शुगर मिल्स का ऑडिट भी हो रहा है और हुआ भी। अब इशू ये है कि आज जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो एक तरह से कह दिया है कि जनाब तड़ी तो नहीं लगाई, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक एक धमकी है जो प्राइम मिनिस्टर को लगा दी गई है। और साथ धमकी इस वजह से भी है कि प्रेशर ग्रुप भी खड़ा किया हुआ है। ना सिर्फ ये कि जो MNA MPओं के साथ खड़े हुए थे, बल्कि बाद में भी मुलाकातें हुई हैं। पहले ज़रा सुन लें, वो कह रहे हैं अगर एहतसाब मेरा होगा, बहुत से लोगों के नज़दीक इसका ये मतलब लिया जा रहा है कि एहतसाब अगर मेरा होगा तो ये देखें मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली। जहांगीर तरीन साहब हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं अपना पार्टी को देने के लिए, अगर ऐसा मैसेज है, ऐसा तासुर नहीं है। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, पहले तो वो सुनवाता हूँ, फिर उनके हमनवा MNA जो हैं जिनकी बुनियाद पे एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने लिया वो सुनवाता हूँ। फिर सोचना चाहिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर को फ्रेश मैंडेट ही लेना चाहिए, ताकि ना जहांगीर तरीन साहब के ताने सुने, उनके एहसानात के, उनके इलेक्शन में रोल के, ना ये 16 गद्दारों से वो ब्लैकमेल हों। सुन लें ज़रा जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा। आज मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR किए हैं। मजबूर हूँ पूछने पे कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए। मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, बातों का कोई जवाब तो दे। जुल्म बढ़ता जा रहा है, केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए। अफसोस का मकाम ये है कि आज हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, कि दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। दोस्त ही रखो। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें कि ये कौन लोग हैं। मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। और तरीन साहब के प्रेशर ग्रुप के राजा रियाज MNA जो है वो क्या फरमाने, ये भी सुन लें। खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है। सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। तहरीक इंसाफ को आज इस मकाम पर लाने वाले जहांगीर तरीन के खिलाफ ये जो जुल्म हो रहा है इसे फौरन बंद किया जाए। इतने लोग जहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को कहूँगा जो जुल्म और ज्यादती हो रही है इसको बंद कराएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपकी जमात तबाह हो रही है, और अगर इसको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन साजिशी अनासर को बाहर निकालें और जहांगीर तरीन जैसे मुखलिस, ईमानदार, नेक दोस्तों को साथ मिलाएं।
और ये मुबैना प्रेशर ग्रुप आज जहांगीर तरीन साहब को मिला, जिनमें 3 MNS राजा रियाज, गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम बीबी भरवाना और 10 MPS चौधरी इफ्तिखार गोंदा, असलम भरवाना, नज़ीर बलोच, नज़ीर बड़ाई, नुमान लगड़िया, ये सब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर जहांगीर तरीन साहब से। और ये अगर इधर उधर हो जाते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट भी खतरे में। आज के पैनलिस्ट डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उज़मा बुखारी साहबा, शरा रज़ा साहिबा। शहबाज गिल साहब, क्विकली 2-3 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पहले तो अपोजिशन कहा करती थी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है एहतसाब के नाम पे, अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दोस्त कह रहे हैं कि उनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है और पार्टी को तबाह किया जा रहा है इस एहतसाब के नाम पे। तो सर, ये आप एग्री कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर और बीइंग मावनी खुसूसी प्राइम मिनिस्टर आप एग्री कर रहे हैं कि तरीन साहब के साथ ये FIA के अंडर जो FIRs वगैरह ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, और अगर है तो फिर ये कर कौन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए कामरान, इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बहुत काम किया। प्राइम मिनिस्टर साहब के वो बहुत करीबी साथी के तौर पे उन्होंने काम किया, और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के लिए जो खिदमात हैं उनको कोई झुटला नहीं सकता, उन्हें कोई फरमाइश नहीं कर सकता। और जब आपका इतना करीबी ताल्लुक हो तो हमारी जैसी सोसाइटी में अगर आपके ऊपर मुकदमात बने उस हुकूमत में, तो इसमें कोई शक नहीं आपको तकलीफ़ भी होती है, आपको दुख भी होता है, आपका गिला भी होता है, बल्कि सराइकी कहते ने अरमान तो लगता है जी। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हमेशा से इस बात के दाई हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो ये उनके लिए तरीन साहब हों या कोई और दोस्त हों, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा बनेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को यकीन है कि उन्हें दिली तौर पर दुख होता होगा। अगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी और दोस्त या किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले पे मुकदमा बने, इवन कामरान शाहिद पे अगर मुकदमा बने, तो मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर को उस पर भी दुख होगा जी। लेकिन रूल ऑफ लॉ जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आपको अपने सही कह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रहे भी और हैं भी, वो होंगे, से मैं एग्री करता हूँ आपसे, इसको मैं सटायर नहीं समझ रहा, ये सही कह रहे हैं जी जी, जी। तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर उसमें अपने पराये बहुत सारे जद में आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा आपके लिए चैलेंज ही तब होता है जब आपके अपने उसकी जद में आते हैं, तो अपनों का गिला भी ज्यादा होता है, ये नेचुरल है, उसका प्रेशर भी आप पे ज्यादा होता है, आपके लिए वो फैसला करना मुश्किल भी ज्यादा होता है। यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिफरेंशिएट करता है जो माजी के हुक्मरान हैं उनसे, कि वो अपने ख़ानदान के लिए क्या रखते थे यार्ड स्टिक, और दूसरों के लिए क्या यार्ड स्टिक रखते थे। आपको अच्छी तरह याद है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को फंसे हुए किस तरीके से बचाते थे। वो भले शहबाज शरीफ साहब के दामाद हों जिन्होंने बेकरी पे किसी की फैंटी लगाई थी, भले चौधरी शुगर मिल को हाई कोर्ट के अहकामात को रोंद के, मैं ये कहूँगा माजरत के साथ, उन्होंने उधर कॉटन रिच एरिया के अंदर जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाई, मिल्स लगाई। तो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना कभी भी आसान नहीं रहा। यकीन करें, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, मतलब कोई कितना ही बड़ा ऑपोजिशन लीडर हो या एंकर हो, लेकिन इस पे आप अगर ये बात जिस तरह आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है इस तरह ही होगी, इसमें कोई आवाज़, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये वाकईतन बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब उससे अगला सवाल सर ये है कि पहली बात तो ये कि वो इंतकामी कार्रवाई क्यों कह रहे हैं जहांगीर तरीन, क्या वो गलत कह रहे हैं, क्या साजिश हो रही है उनके खिलाफ? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ग्रुपिंग तो थी पहले, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ग्रुप अलग था, तरीन साहब ग्रुप अलग था। क्या ये इंडिया लिया जाए टू बी ऑल फेयरनेस टू जहांगीर तरीन साहब कि क्या शाह महमूद साहब का कोई हाथ है इसके अंदर, खबरें लीक होना या ये इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करना, जिस तरह वो कह रहे हैं, नाम नहीं लिया लेकिन एक इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा ये कि क्या अब आप प्रेशर प्राइम मिनिस्टर लेंगे कि अगर ये MNAs मिल रहे हैं उनको, खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जी पार्टी तबाह हो रही है, जहांगीर तरीन को साथ ज्यादती हो रही है, तो आपको लगता है कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है और प्राइम मिनिस्टर को करना क्या चाहिए फिर, जब आपकी पार्टी के 10 MPs मिल रहे हैं, उनको जाके MNAs मिल रहे हैं, उनसे आपने एतमाद का वोट लिया, उनसे पंजाब गवर्नमेंट चल रही है? जी सर, दोनों सवाल। अच्छा, इसमें दो बातें हैं कामरान। पहली बात जो है वो ये है कि ये किसी सूरत भी ये कहना नाजायज़ होगा इस स्टेज के ऊपर कि जहांगीर तरीन साहब ने कुछ गलत किया है या जिस किसी और के ऊपर मुकदमा हुआ उसने गलत किया। ये फ़ैसला अदालत ने करना है। इस केस को इस जगह पर मैं या आप किसी सूरत इस पोजीशन में नहीं है कि हम उन्हें गिल्टी करार दे दें। ये जो भी मुकदमा बना है उसका फैसला अदालत ने करना है। सवाल ये कि जहांगीर तरीन को कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, सर इसका जवाब वो मैं मानता हूं आपसे, वर्डिक्ट नहीं आया अभी उन पे। देखिए, आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि इस टाइम वो फील कर रहे हैं कि वो विक्टिम हैं,
तो मैंने आपको ये बताया कि जब कोई भी शख्स विक्टिम होता है, फील करता है कि मैं विक्टिम हूं, तो वो बिल्कुल एतराज करता है, और ये उसके उस स्टेट पे भी एतराज करता है, वो अपनी पुलिस पे भी एतराज करता है, और कई दफा अदालत पे भी एतराज करता है। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर को कोई इस पे मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, जिस तरह एमएनए से वहाँ खड़े होकर एक तरह से अपनी पार्टी के अंदर विद इन पार्टी बना ली और जहांगीर तरीन के साथ कहा कि जी तहरीक इंसाफ तबाह हो रही है, अगर ये एफआईआर रहेंगी तो तबाह हो जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर डालने का टैक्टिक तो अपनाया गया आज। इसको प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप, किस तरह देख रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह देख रही है? नहीं कामरान, इसको मैं बिल्कुल इस तरह से नहीं देखता। पहली बात तो तरीन साहब ऐसे बंदे नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत हार्डवर्क किया हुआ है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी भी तखरीब की कार्रवाई में शामिल होंगे कभी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक नज़रिए पे पिछले 24 साल में एक पार्टी जो है वो वजूद में आई। जी जी। अब उस पार्टी में डेफिनेटली लोगों के ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं, ज़ाती ताल्लुकात में मरना जीना भी होता है, खुशी गमी भी होती है, और हमारी सकाफत में है कि अगर कोई बंदा किसी मुसीबत में हो तो उसके भाई उसके साथ खड़े होते हैं जाके। अदालत अब जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं। आपका पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल कल को आप किसी मुसीबत में होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, हालांकि मैं आपके इदारे में काम नहीं करता, लेकिन अगर कभी आपको अदालत जाना पड़ा, मेरा आपसे वादा, मैं आपके साथ जाऊंगा। अल्लाह ना करे कि मैं आपको ऐसी आजमाइश में डालूं कि आपको मेरे साथ जाना पड़े। एक बात, दूसरी बात, एक सवाल रह गया लेकिन मैं बाद में आऊंगा आपके पास। पहले मैं जाऊंगा उस्मा साहब और शैला साहबा के पास। उस्मा साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, देखें ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी सवाल ये रह गया गिल साहब से कि जी अगर ये तमाम मामला आपके सामने थे तो आपने फिर एतमाद के वोट के लिए जहांगीर तरीन की मदद क्यों ली? प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब देना, लेकिन आप क्यों कह रही हैं इमरान खान ने डस लिया अपने बंदे को? अच्छी बात है, एहतसाब क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, अपने बंदों पर भी वही तलवार चला रहे हैं जो आप पे चल रही है। उस्मा साहब देखिए, पहले तो कामरान, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है कि हुकूमत में शहबाज गिल साहब हैं और 2 दफा अदालत में उन्होंने आपको भिजवाया है। अपनी बात नहीं वो कर रहे, वो आपको कह रहे हैं अदालत में चले गए, अगर आपके कुछ हो गया तो मतलब ये भी इसको जरा समझने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि शहबाज गिल साहब जो है वो कुछ अच्छा ही सोच रहे हो इस बारे में। आजकल आप जो है वो बहुत अवामी सर्वे दिखा रहे हैं, और अवामी सर्वे में जो लोग बातें कर रहे हैं वो कोई अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती। अच्छा, आ जाते हैं आप जरा दूसरी बातों के ऊपर। देखिए, मैंने जो आज कहा वो फैक्ट है। पहले तो ये जो अच्छी इंक्वायरी हुई थी, उस अच्छी इंक्वायरी में 8 कम से कम शुगर मिल्स जो हैं उनके नाम लिए गए थे। वो 8 शुगर मिल्स में बाकी लोगों के नाम कोई क्यों नहीं लेता? यही मेरा सवाल था कि आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर खुसरो बख्तियार साहब के भाई की और हमारे वजीर ख़जाना पंजाब जो हैं उनकी शुगर मिलों का नाम है? क्या उसमें मोने सलाई साहब की शुगर मिल का नाम नहीं है? क्या उसके अंदर जो है वो हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर की शुगर मिलों का नाम नहीं है? बिल्कुल मौजूद हैं। उनके ये इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी जो है वो शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। उसको मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि जहांगीर तरीन से जितना काम लेना था, हुकूमतें बनवाने वाला उस वक्त जहाज जो है वो जहाज बना के चलाया जा रहा था। हमारे 9 सीटों की जो हमारी बत्तरी थी पंजाब में, उस पर शब खून मारा इस जहाज ने, और जिस तरह से लोगों को ले लेके फिर के पंजाब हुकूमत बनाई, टास्क फोर्स चलवाते रहे। वो आटे की हमें बता रहे थे बरामद होने जा रही है, चीनी की होने जा रही है, वो फैसले कर रहे थे सारे। उस वक्त मालूम नहीं था कि इनको जो है वो अदालत ने नाअहल किया हुआ है। सब कुछ होता रहा। इमरान खान साहब का एक प्लस पॉइंट है, और वो ये है कि वो खुद कारोबार नहीं करते, लेकिन वो कारोबारी लोगों को अपनी एटीएम्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो एटीएम जो है वो जरा बोझ बनने लगे उसको बोझ को उतार के जो है वो बाहर रख देते हैं। और ये उन्होंने कहा नहीं किया। मुझे ये बताइए कि क्या ये जहांगीर तरीन के साथ जो हो रहा है ये पहली दफा हो रहा है? इमरान खान साहब ने माजिद खान के साथ क्या किया था, जावेद मियांदाद के साथ क्या किया? ये तो क्रिकेट की बात है। अब ये जो सियासी बात है, नदीम बाबर जो है उनके ऊपर खुद आपने कमेटी बना के तहकीकात कराई, लेकिन 4 वुज़रा हमें बैठकर ये कन्विंस करते रहे कि नहीं नदीम बाबर का कोई वो नहीं है, कसूर नहीं है, बस तहकीकात के लिए उन्हें कह रहे हैं साइड पे हो जाएं, आजम सवाती साइड पे हो जाएं, वो अलीम खान साइड पे हो जाएं, फलाने साइड पे हो जाएं, और उसके बाद फिर आप दोबारा वापस आ जाएं। आमिर कियानी साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर एक बात बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के क्लोजेस्ट थे जहांगीर तरीन। अब अगर उसकी और उनकी ज़रूरत, तो आप खुद कह रही हैं जी पैसा, एटीएम का लफ्ज़ मैं तो यूज़ नहीं कर रहा, तरीन साहब के लिए आप यूज़ कर रही हैं, तो पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तहरीक इंसाफ को हमेशा ज़रूरत रहेगी। ये जो इनके ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप की हमेशा अभी वो बता के हटे राजा रियाज के एतमाद के वोट में जो है वो हेल्प की है, वो तो जवाब देंगे गिल साहब।
तो क्या वजह है कि इमरान खान ने जो है जहांगीर तरीन जैसे बंदे को, जिसको आप एटीएम भी कह रही हैं, जिसका इन्फ्लुएंस भी कह रही हैं, जिसका जहाज जो था इतना पावरफुल था कि आपके एमपीओ का ईमान बिक गया। सवाल तो आपसे भी होना चाहिए, आपने ऐसे कच्चे घड़े रखे क्यों जिनका ईमान एक जहाज की राइड में बिक गया। लेकिन ये तो आप अप्रिशिएट करें कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट भी था, उनको पैसा भी चाहिए पार्टी के लिए, उनको इन्फ्लुएंस भी चाहिए जहांगीर तरीन का, फिर भी उन्होंने अपने आप को करप्शन पे या FIA पे या शुगर के इशू पे आके अब वो अवाम के साथ खड़े हुए, तरीन के साथ ही खड़े हुए, ये तो अप्रिशिएट करें। नहीं, बात काश इतनी सिंपल होती। उनकी सदाकत और इमानत पे सवाल आ जाता है ना, जब उनकी ATM पकड़ी जाती है तो वो नहीं इसने किया मुझे छोड़ दो। अब वो वजीर तजारत वाले की उसके ऊपर खुद समरी आपने भिजवाई ICC के अंदर, भारत के साथ आपने खुद मंजूरी दिलाई, उसके बाद वो हैट बदल लिया था और वो वजीर आजम बन गए थे। ये इमरान खान का ये पॉलिटिक्स का तरीका है। जब वो फंसने लगते हैं, उनको किसी ना किसी को बकरा चाहिए होता है ज़िबा करने के लिए, और खुद वो सादक और अमीन बन के बैठ जाते हैं। और यही हरकतें वो पहले भी करते रहे और आज भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेशर टैक्टिक्स मैंने आज कहा है कि ये जो इस्तेमाल किया उन्होंने, ये मेंबर्स दिखा के, ये कि अगर ये हुकूमत इससे बैकआउट करती है, मैं तो जहांगीर तरीन नहीं, मैं बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रही हूं कि बाकियों के खिलाफ वो इसलिए कि वो इलेक्टेड है। आप 4 वोटों की हुकूमत है, खुसरू बख्तियार निकल गया तो जनूबी महाज वाले 3-4 और चले जाएंगे, और उसके साथ जो है वो पंजाब के अंदर आपके 10 वोटों की हुकूमत है, वहां पर आपकी MPs निकल जाएंगे। इलेक्टेड लोगों पे इमरान खान हाथ नहीं डालेगा। आप बड़ी सी बात कह रहे हैं कि आप बाकियों के भी शुगर में जिनके स्टेक है आप बात करेंगी, आप शुगर को लेके ओमनी ग्रुप पे भी बात करेंगी, पीपल्स पार्टी पे, आप शरीफ फैमिली पे भी बात करेंगी, हमजा शहबाज पे भी बात करेंगी, क्योंकि वो भी शुगर मिल में मैं बिल्कुल सब पे बात करूंगी। और मैं ये कैटेगोरिकली दोबारा आपको याद कराना चाहती हूँ कि शुगर की जो सब्सिडी मिली इस हुकूमत ने जो आके दी, और जो बाहर पैसे जो भिजवाई और यहाँ पर शॉर्टेज क्रिएट कराई और वापस मंगाई, उसमें शुगर मिल्स जो शरीफ फैमिली की है वो 3 साल से काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं आपको जी मैं देख लेता हूं, पाकिस्तान में वो शुगर मिलें काम नहीं कर रही। लेकिन उस वक्त वो शुगर मिल्स काम कर रही थी, शायद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, और सुलेमान शहबाज ने जो है अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिली थी, तो वो भी नाजायज थी। 53 रुपए थी, और उस वक्त शुगर नहीं, कामरान, और उस वक्त शुगर की कीमत 53 रुपए थी, ये भी बताओ ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आप देखें ना कि शुगर की कीमत 53 रुपए नहीं थी। जिस मेरी बात तो सुनिए आप, 53 रुपीस थी शुगर भाई। आज 80 रुपए फैक्ट्री प्राइस अनाउंस कर दिए गवर्नमेंट ने पहली दफा। अब देखते क्या करती है गवर्नमेंट। नहीं, अब आज अनाउंस किया ना, लेकिन मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फैमिली ने खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्हीं के भतीजे को उन्होंने जो है वो सब्सिडी, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन आगे चलता हूँ, शैला साहिबा आपका ट्वीट आया और वो 53 रुपीस चीनी मिलती रही पाकिस्तान में उनके दौर में। राइट, आपका ट्वीट आया शैला साहिबा और वो डिलीट हो गया। ये आपने क्या गलती से सच्चाई निकाल दी थी जो आगे होने वाला है, या आपको ये बैकलैश आ गया कि ये ट्वीट गलत है? ट्वीट आपका ये था कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। मैं पढ़ देती हूँ अगले मैं पढ़ देती हूँ जी, तो आपने डिलीट क्यों किया? जी जी ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ जी। नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं किसी मौत में मौजूद थी, इतने मसाइल आ रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या मैंने कर दिया, चलो डिलीट कर दूँ, और उसको रख लिया अपने पास, और सुबह उसको फिर किया। ट्वीट ये था कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। ये चैनल ने किसी ने खबर ब्रेक की थी। मैंने इस पे अपना तबसरा लिखा कि ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में PTI छोड़ने और साथियों, ये भी खबर थी, साथियों समेत PP में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो मैंने इस पे तबसरा लिखा, अगर वाकई ऐसा हो गया तो बोझदार रहेगा न न्याज़ी। ये मैंने खबर ब्रेक नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं डेथ में खड़ी थी और बहुत सारे मसाइल आ रहे थे, दो सवाल हैं आपसे जी, 2 सवाल हैं। माशाल्लाह आपकी ट्वीट ही ऐसी थी कि फोन तो आपको आनी थे फिर। हाँ। 2 सवाल हैं, एक तो ये कि क्या ऐसा होने जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने लगे? फोन चैनल्स के आ रहे थे। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप बात ऐसी करेंगे न्यूज़ चैनल ही फोन करेंगे। अच्छा, मुझे फोन चैनल्स के आ रहे थे, और मैंने उस पर सुबह को फिर ये लगाया कि भाई मैंने तो चैनल जी की खबर पे तबसरा किया था, हमलावर ऐसे हो गए चैनल्स जैसे मैंने खबर ब्रेक की है। लेकिन मेरा आपसे सवाल कुछ और है, अपने आप में भी तो मॉनिटरिंग करें। जी जी, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ कि आप यानी कि इस बारे में हकीकत कोई नहीं है वैसे जरदारी साहब से मुलाकात? जी मैं नहीं समझती
कि ऐसा है, मैंने एक चैनल्स की खबर को रख के उस पर तबसरा किया था और उसको दोबारा भी मैंने किया है ट्वीट, और अभी तक इसलिए कोई और ट्वीट नहीं किया कि वो रहे लोगों को कि ये मैंने क्या किया था और क्या लिखा है दोबारा। अब रही बात, देखिए नहीं, मेरा आपसे सवाल है, जहांगीर तरीन जो है, मेरा आपसे सवाल वही उसी का जवाब दे रही हूँ। नहीं, अभी सवाल तो किया ही नहीं मैंने, वो तो मैंने ट्वीट क्लैरिफिकेशन मांगी थी आपसे। सवाल मेरा ये है, वैसे तो मुझे पता है मर्जी से आपने जवाब देना है, सवाल मेरा ये है कि बेसिकली कोई असूल है पीपल्स पार्टी अगर इनको ले ले, जैसे आपने भी आपका भी शैला साहिबा, लोग असूल जानना चाहेंगे ना कि जहांगीर तरीन जो है उनको आप किस कैपेसिटी में ले सकते हैं, जिनके मुतालिक आप तहरीकें चलाते रहे, इलेक्शन लड़े, अगर वो आना भी चाहें तो आप किस तरह ये ले सकते हैं उनको, ये जानना चाह रहा हूँ पहले तो मैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि बहुत, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल असूल है और हम में ही असूल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वक्त पार्टी छोड़ी, उन्होंने कुछ इस तरह की भी संगीन बातें की कि जब उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की बात की तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये डिसाइड अब चेयरमैन बिलावल करेंगे, और फिर वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग आप देखिएगा कि वक्त के साथ वो कदम बढ़ाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन एक क्राइटेरिया है जो कि उस पे अगर वो पूरा नहीं उतरेंगे तो नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे, और हम ये समझते हैं, जी कंप्लीट कर लें जी, मेरा सवाल ये है, आप कह रही पीपल्स पार्टी की तरफ बहुत से लोग कदम बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्टेड कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन पार्टी है नून लीग, वो कह रही है कि आप अपोजिशन ही सही नहीं है, आप तो सिलेक्टेड अपोजिशन है, आपका तो लीडर भी सिलेक्टेड है, और आप तो देखें ना, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, मैंने सवाल आपसे ये पूछ रहा था, तरीन साहब का मामला आ गया कि अपोजिशन रियल है कौन, उस्मा बुखारी या शैला रज़ा साहिबा? देखिए बात यह है कि अगर जो है हम ऑपोजिशन सही नहीं कर रहे तो हम जवाब दे अवाम को हैं, आपको नहीं, और अगर आप सही कर रहे हैं तो वो भी अवाम देख रही है। और मैं ये समझती हूँ कि किसी खबर पे तबसरा करके कोई ट्वीट करना बुरी बात नहीं है। जी। मैंने इत्तला नहीं दी है, कोई खबर ब्रेक नहीं की है। और दूसरी वो बात खत्म हो गई, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन रियल कौन सी है, आप हैं या उस्मा बुखारी साहिबा? हु इज द रियल ऑपोजिशन इन पाकिस्तान राइट नाउ? ये मैंने कहा कि इसका फैसला अवाम करेगी, और हमने ये साबित किया है कि हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। फाटा के 4 लोगों को किस खाते में बाप का जो है वो आप बना देते हैं, वो मुझे समझा दें कि बाप पार्टी के। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मैंने गिल साहब आपके पास आना, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, इसके अलावा एक और जी शैला साहब मैं आ रहा हूं, जी कर लें। एक शख्स बलोचिस्तान में जिस तरह सेनेटर मुंतखब होते हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार ने बाप और मुख्तलिफ पार्टी से वोट लेके मुंतखब हो गया, उसने ज्वाइन नहीं की थी बाप पार्टी। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अगर हमें वोट दे दिया है, आप अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल। मैं गिल साहब आपकी तरफ आ रहा, लेकिन प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। उस्मा बुखारी साहिबा, ये अगर अवाम ने फैसला करना तो आप खुद क्यों पीडीएम में बैठ के अपनी ही ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इमरान खान को मजीद मजबूत कर रहे हैं सियासी लिहाज से, जब आप इनको सिलेक्टेड कह रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा क्यों कह रही हैं, जब ये अवाम को फैसला करना चाहिए, आपकी लीडरशिप क्यों कह रही है इनको सिलेक्टेड? वाई क्यों कह रही है कि ये बिक गए हैं बाप के आगे? नहीं, देखिए, अवाम यकीनन अवाम ही फैसला करेगी। सियासत जो है वो सारी अवाम के लिए होती है, अवाम ही देख रही होती है। लेकिन बहुत सारी बातें मरीम नवाज साहबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो जो बात बनाई गई वो निकाली गई, उसके ऊपर पता नहीं बिलावल साहब ने खुद अपने पर लेके क्यों बात कर ली। हालांकि वो बात इस हवाले से थी जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़, ये आपको याद है जमीयत के भी लोग जो है वो तोड़े गए, हमारी पार्टी के अंदर भी कोशिश की गई और कहा गया कि ये वो उस हवाले से बात हो रही थी कि इनको सिलेक्ट करके। उस्मा साहब ऐसा नहीं है, उस्मा साहब एक मिनट, मैंने कल भी जुबैर साहब भी कल नहीं मान रहे थे, एक मिनट आप सुन लें। मरीम नवाज साहबा ने क्लियरली कहा है कि आप ऑपोजिशन ये नहीं है। सुनवाएं जी। बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है, जो सफ बंदी है वो हो गई है, और अवाम ये पहचान गई है कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से
मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। ये पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब को भी वो कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी मैं उनकी ट्वीट की बात कर रही थी, इसकी बात करती हूँ। बिल्कुल मैं ओन कर रही हूँ इसके एक एक लफ्ज़ को, और ये बात दुरुस्त है। अभी शैला ने भी कहा कि वो बाप पार्टी के नहीं थे, बात गलत है। पहले तो दिलावर साहब हमारी पार्टी के जो है वो टिकट से सेनेटर बने थे, और उसके बाद वो संजरानी साहब के प्यारे हो गए, और उसके बाद फिर वो पता नहीं आप बड़ी बात करें ना कि ऑपोजिशन कौन है इस वक्त, वो तो बात ठीक है आपकी बाप वाली बात, लेकिन ये बात सही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज ये बात आप सही है। मैं उसके एक एक लफ्ज को रिपीट करके ओन कर रही हूं कि बाप पार्टी के लोग जो उस बाप के निशान पे उसके एमएनए से उनके एमपीए से वोट लेके आए थे, उनसे इनका पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट वाली ऑपोजिशन है। पॉइंट आ गया जी, को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, और ये गलत है। ये पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की अब पार्टी या ऑपोजिशन बन चुकी है, ये नून लीग का मौकफ है। मेरा सवाल गिल साहब आपसे, पंजाब के सेनेटर एस्टेब्लिशमेंट के सेनेटर नहीं है, क्योंकि वो जो हैं 8-9 नंबर वाले कामिल अली आगा को भी सेनेटर बना देते हैं और पीटीआई से मिलके खुद भी ले लेते हैं। इस पे लासिर हासिल बहस करेंगे, लेकिन हमारा तो आपके 7 वोट थे ना, आपका सेनेटर कैसे बन जाता? आपके 7 सीटों के साथ सेनेटर कैसे बन जाता? बार-बार आप लोग पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जिसकी थी वो पीटीआई ने दिया, अपनी पीटीआई ने दिया उनको सीट, हमारी नहीं ली उसने। कमाल है। अब ये 7 सीटों में हमें पंजाब ना बताया करें, वो इलेक्शन में भी दे आप देते, अपना सिंध रखें संभाल के, पंजाब हम देख लेंगे। में भी दे देते। हाँ। वो पंजाब अगर आपने देखना होता तो आपके लोग इस्तीफों पे हेच ना करते, आपकी तैयारी होती लॉन्ग मार्च की, आपके लोग इस्तीफे देते। इस तरह पंजाब नहीं मिलेगा आपको। और 4 मेंबर से खड़ी हुई पार्टी, 4 हमें मिले या ना मिले आपको भी नहीं मिलेगा, 4 मेंबर से खड़ी हुई पार्टी आप गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके लोग इस्तीफे नहीं देते। चले वो हमारे मुकद्दर में जो होगा मिल जाएगा, हम बाप के पांव नहीं पकड़ेंगे जाके, तो हम बाप के घुटने नहीं पकड़ेंगे, हमारा भी जो हम बाप के घुटने नहीं पकड़ेंगे। मुझे आप साबित कर दें कि फाटा के लोग बाप के कैसे हो गए, फाटा के लोग बाप से कैसे हो गए। मुकद्दर में तो आपके बाप के सिंबल से वो खातून जीत के आई है। शैला, खुदा के वास्ते कव्वे को सफेद मत करो। लो जी, मैंने ब्रेक तो बहुत पहले ले ली थी, जाना गिल साहब के पास था, लेकिन मुझे पता गिल साहब भी इंजॉय कर रहे हो। जी, गिल साहब भी इंजॉय कर रहे हो। गिल साहब आपसे सवालात का आज मैंने बिलावल जी आपको बुला लिया, आज तो शो बनता था पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। एक ब्रेक के बाद जनाब बात करेंगे। वेलकम बैक टू शो। शहबाज गिल साहब, आपके लिए कितनी अलार्मिंग बात है ये, या ये आपके लिए रिलैक्सिंग बात है कि अब पीडीएम टूट गई, एएनपी अलग हो गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जो है वो अलायंस में नहीं है, लेकिन आपके लिए कितनी एट द सेम टाइम अलार्मिंग बात है कि पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो नून लीग कह रही है कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट की ऑपोजिशन है, तो क्या आपके लिए ये बात अलार्मिंग है? और दूसरा, ये जो बाप के लोगों ने वोट दिए गिलानी साहब को, ये आप और लोग ऑन बोर्ड थे या ये आपके बाला बाला काम हो गया? गिल साहब जी, कामरान, मेरा ख्याल बेहतर है कि ये दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों पार्टी से, ये अपने एक दूसरे के बारे में खुद ही बातें करें। मैं कुछ बात करूं क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसके तवस्सुत से आवाम को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। आवाम को ये बताएं कि हमें जब मुल्क मिला था तो कहाँ मिला था, और आज हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हुकूमत के तौर पे हमने क्या किया। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। ज़रूर। ये जो इनके आपस के मामलात हैं वो ये बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले मैं 5 सेकंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कहाँ चंद चीज़ें कहाँ मुल्क मिला था। $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, 2700 अरब का बजट खसारा था, 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा था, 157 अरब का सुई गैस का खसारा था, 187 अरब का स्टील मिल का खसारा था, 37 अरब का रेलवे का खसारा था, 360 अरब का PIA का खसारा था, 8 अरब का मेट्रो बस का खसारा, और अब जो ऑरेंज ट्रेन उसका 12 अरब का खसारा, 14 अरब का यूटिलिटी स्टोर का खसारा। ये लिस्ट बड़ी लंबी है, टाइम कम है ब्रेक के बाद, इसलिए मैं वापस आता हूँ स्ट्रेट अवे। अब आपको इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये IMF ने, दुनिया टीवी पाकिस्तान का मोतबर तरीन टीवी चैनल है, उसकी आज की खबर है ये कि पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। मैं नहीं कह रहा, दुनिया टीवी रिपोर्ट कर रहा है, IMF की खबर को रिपोर्ट कर रहा है।
ये अगेन इंडिपेंडेंट उर्दू एक और इदारा है जो मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट उर्दू इसको ट्वीट कर रहा है कि अमेरिकी कंपनी हिल्टन जो है वो होटल बनाने जा रही है पाकिस्तान में, सरमायाकारी खुल रही है। नून लीग ने अपने पहले जो 2.5 साल, जितने 2.5-3 साल में जो कर्जा वापस किया वो 20,000 अरब किया। हमने उतने ही टाइम में जो कर्जा वापस किया, सूद और कर्जा, वो एक सवाल का जवाब दे दें। ये आपने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस का चार्ट बयान कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप आपका इकट्ठा हो गया है, अगर इन्होंने हुकूमत हिला दी पंजाब में तो ये आपके लिए वरीसम बात नहीं है? और उसके लिए कोई शो कॉज नोटिस दे रहे हैं इनको, जिस तरह के प्रेशर डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, लोग अपने जिनके साथ रिलेशनशिप होता है लोग उनके साथ जाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लोग इवन अगर किसी का कोई भाई, जैसे आप फॉर एग्जांपल असद उमर साहब के भाई हैं, वो PMLN में हैं, कल उन पे कोई मुकदमा बनता है, वो अदालत जाते हैं, और अगर असद उमर साहब अपने भाई के तौर पर उनके साथ चले जाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन असद उमर साहब अगर ये कहें प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपने जुबैर साहब को मुकदमा विड्रॉ ना किया, असद उमर अगर ये कहें आपको, तो मैं अपना ग्रुप को लेकर अलग हो जाऊंगा या मेरा ग्रुप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये तो बात सर सही नहीं ना है, ये तो अलार्मिंग बात है। ये किसी ने नहीं कहा और ना ही हमारे मेंबरान ऐसे हैं, आपको पता है। लेकिन ऑफ कोर्स लोगों को जब किसी के दोस्त के ऊपर को मुकदमा होता है तो उनको यार शहबाज भाई, ये राजा रियाज साहब, गुलाम मोहम्मद लाली साहब, गुलाम बीबी भरवाना, उनके मतलब भी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन ये था कि शायद एतमाद वाले दिन भी जो है, सकता हूं, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जी, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं और उनका जहांगीर तरीन साहब के साथ एक ताल्लुक है, और आप हमारी सकाफत में और सर और ये और गिल भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां ये 16 लोगों में भी नहीं है, ये 16 लोगों में भी नहीं है। आप अपोजिशन पे बात करते हैं सर, आप 16 लोगों में भी नहीं है। लोग अपोजिशन के बारे में नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं आप डेवलपमेंट पे बात करें, आप बताएं आपने क्या किया। तो मैं बता रहा हूं कि इस टाइम हमने, ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने पहली दफा पाकिस्तान का ये था टेक्सटाइल सेक्टर। ये मैं नहीं दोबारा रिपोर्ट कर रहा, ये 2016 में ट्रिब्यून की स्टोरी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर। ट्रिब्यून कह रहा है 500,000 जॉब लॉस्ट एज टेक्सटाइल क्राइसिस हिट्स पाकिस्तान इकोनॉमी। आपका ये पॉइंट आ गया गिल साहब, 5 लाख नौकरियां। सर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास टेक्सटाइल में, और देखिए मैंने चैलेंज नहीं किया आपके फैक्ट्स को, ठीक है, ज्यादा कैपेसिटी पे चल रहा है। आज टेक्सटाइल में 2 लाख से ज्यादा नौकरियों की गुंजाइश। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, इकोनॉमी बेहतर की है। आज ट्रैक्टर सबसे ज्यादा सेल हुए, मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा सेल हुए, गाड़ियां 30 सालों में सबसे ज्यादा सेल हुई, डैम बन रहे हैं, 12 हॉस्पिटल बन रहे हैं पंजाब के अंदर, और आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो हम इस तरह की चूंचू की लड़ाई में नहीं जाना चाहते। अब आइए डेवलपमेंट पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है शैला साहिबा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, गिल साहब ने अपनी डेवलपमेंट गिनवा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, उसके बाद अगला सवाल कर लूंगा कि आप लगता है कि पीपल्स पार्टी काफी डिस्क्रेडिट हुई है जब PDM की मेजॉरिटी पार्टीज ने आपको कह दिया कि आप इस्टेब्लिशमेंट की ऑपोजिशन है या आप फ्रेंडली ऑपोजिशन है या आप सिलेक्टेड हैं। पीपल्स पार्टी डिस्क्रेडिट हुई है देखिए PDM के इस बयानिए से। कहते हैं अगर वो ये कहते हैं और इस पे खुश हैं कहने पे, तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, और हम भी ये कह सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में सलाहियत नहीं है, हम में है कि हम बलूचिस्तान से भी पहले सेनेटर बनवा चुके हैं, हम में है, हम ये कर सकते थे। आपने जो है क्या PDM में इस पे बात की कि आप पंजाब में किस तरह सेनेटर बनवा रहे हैं? हम क्यों नहीं फिक्र करें पंजाब की? क्या PDM में इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए थी? क्या PDM में इस पे डिस्कशन नहीं हुई कि एक ऐसा आदमी जिसने बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का केस लड़ा है, हमें उस पे रिजर्वेशंस हैं? क्या PDM में इस पे बात नहीं हुई कि सादिया अब्बासी जो हैं वो मेच्योर हैं अभी, उनको भी नहीं लाना चाहिए? अगर मरियम नवाज अकेले खड़े होकर ये ऐलान कर देंगी, अगर मौलाना साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च के से पहले PDM का इजलास नहीं बुलाएंगे और उससे इस्तीफे नफी कर देंगे, तो हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। हमारा एक सूबे में जो है हुकूमत है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। शैला साहबा मुझे एक बात बताइए, मैं जा तो शैला साहबा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप ये जो एतराज़ात आप कर रहे हैं, ये जो चौधरी परवेज इलाही को जिस आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उनको तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एडवांस FIR नामजद किया हुआ था, उस वक्त आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन मैं आगे चलता हूँ, वो तो आपके अपने रीजन। चल नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ। बताएं मैं इसका जवाब भी देती हूँ। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बुलवाया था और उसके में से प्रोसेस में से सबको गुजारा था, और उसके बाद लेकिन शैला साहब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ये बात तो कतई समझ नहीं आई आपकी कि आपके गिलानी साहब किस तरह
सरकारी अरकान के साथ मिलकर बन गए ऑपोजिशन लीडर, अगर बन भी गए तो आप संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं करते? अगर आप कहते हैं कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं, जिस तरह नून लीग है, नून लीग से बात कर लेते। उस्मा बुखारी साहिबा, अगर कोई सिलेक्टेड है या नहीं है, आपने मरियम नवाज साहिबा ने उनको बार बार सिलेक्टेड कह के बिलावर उनकी पार्टी को, लगता नहीं कि आपने अपना एतमाद, अपना अलायंस तोड़ दिया, हुकूमत को मजीद मजबूत कर दिया? और पीपल्स पार्टी वाले फिर ये सही कह रहे हैं कि सियासी बलूगत की कमी है आपकी लीडरशिप में? हमारे प्रोग्राम्स में आके कह रहे हैं मरियम साहिबा का नाम ले लेके। उस्मा साहिबा, देखें, ये तो कहते रहे, हाँ ये कहते रहे, वाकई इतनी सियासी बलूगत उनमें नहीं है, उन्होंने इस पूरी हुकूमत को आगे लगाया हुआ है। वो चुप रहे तब भी इनको प्रॉब्लम होता है, वो बेचारी बोल पड़े तब भी प्रॉब्लम होता है। सो पहली तो बात यह है कि ये जो हमारे कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, बात यह है कि हकीकत क्या है और क्या हुआ है उस इलेक्शन के अंदर और किस तरह से आपने वो ओहदा जो है वो लिया है। उसी संजरानी के खिलाफ आप कोर्ट में गए हुए थे, उसी के सामने आप ताबेदार बच्चे की तरह हमारे घर पर आप नाश्ता कर रहे थे PDM के प्लेटफॉर्म से, और वहाँ पर जो है वो आप बाप पार्टी के साइन लेके जो है वो आप ऑपोजिशन लीडर बन रहे थे। अब छोड़ते हैं ये, वाकई ये बातें हम PDM में देख लेंगे और कर लेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे, PDM है, PDM एग्जिस्ट करती है, एक मिनट अब टाइम है, PDM एग्जिस्ट करती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो इट एग्जिस्ट। देखिए क्यों नहीं, PDM जो है वो कुछ जमातों के निकल जाने से PDM जो है वो उसके खत्म होने का तो वो नहीं होता। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना, मेरी बारी है, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। और मैं ये कह रही हूँ कि PDM में बाकी जमातें इंटैक्ट है ना, उसकी सरबराह मीटिंग होगी, उसमें फैसला हो जाएगा कि उसका नाम PDM होगा कि क्या बाकी बातें जी ब्रेक के बाद, तो वो तो चल जिद्दोजहद चल रही है ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आज की प्रोग्राम की क्या एंडिंग करूँ, बस ये कि मज़ा बड़ा आया डिस्कशन का मुझे, और जो मेरी प्रेडिक्शंस थी महीनों पहले वही नज़र आई PDM को लेकर। कल तक दीजिए इजाज़त।